टाइम के बाद मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ बिकॉज लाइफ में कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से मुझे मेरा ब्लॉग स्टॉप करना पड़ा। तो गाइस आज मैं फिर से मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो लास्ट वीडियो में जो मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्हें पता ही होगा कि लास्ट टॉपिक हमने क्या लिया था, डेटा टाइप और वेरिएबल का इंट्रोडक्शन। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि उस वेरिएबल का नाम रखना कैसे है, बिकॉज वेरिएबल का नाम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसी की वजह से आपका कोड मतलब आपको इजीली समझ में आता है। सो मेरा ये जो वीडियो है वो ना सिर्फ बिगिनर के लिए हेल्पफुल है लेकिन उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो लोग कोडिंग लेवल पे काम कर रहे हैं। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो अभी हम तो गाइस आज मैं आपको अभी इसमें वेरिएबल का यूज कैसे है वो बताऊंगी। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है प्रॉपर वेरिएबल का नाम रखने की। सपोज आपके घर में दो अलग अलग बॉक्स हैं, एक में आपने शक्कर रखा है और एक में आपने नमक रखा है। अगर आप इसमें लेवल लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि शक्कर वाले बॉक्स में शक्कर है और नमक वाले बॉक्स में नमक है। और अगर आप इसमें लेबल नहीं लगाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस बॉक्स में क्या है। सेम ऐसे ही वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी में एक बॉक्स की तरह होता है, एक कंटेनर जैसा होता है। अगर आप इसमें वेरिएबल का प्रॉपर नाम नहीं रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या स्टोर है। वेरिएबल का प्रॉपर नाम रखने के कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करने के लिए आपको अगर आपको वेरिएबल का प्रॉपर नाम रखना है तो इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो वही रूल्स मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको इजीली पता चल जाए कि इस वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर है, इस बॉक्स में शक्कर है या नमक है, इस वेरिएबल में डेटा क्या स्टोर है। तो वन बाय वन मैं आपको रूल समझाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं टर्बो सी। तो पहले हम लोग नई फाइल स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू में जाके इस फाइल को हम सेव करते हैं। मैं इस फाइल को नाम दूंगी var डॉट सी। अगर हम C++ की फाइल सेव करें तो हम डॉट सीपीपी करेंगे। अगर हम सी की फाइल सेव से नाम सेव करें तो डॉट सी करके एक्सटेंशन यूज करेंगे। देन ओके, यस ऑलरेडी है। तो सबसे पहले अभी हम एक सिंटैक्स लिखेंगे जो सी का मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस ब्लॉक में बता चुकी हूँ कि सी का कोड कैसे लिखा जाता है, और अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हैश इंक्लूड stdio डॉट h हैश इंक्लूड po डॉट h। गाइस हेडर फाइल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे प्रीवियस ब्लॉग में। इसको डिटेल से पढ़ना है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले सी का प्रोग्राम लिखने के लिए हम सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे, ये सब कंपलसरी है। देन हम वॉइड मेन लिखेंगे। जब भी आप सी की प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप हेडर फाइल लिखोगे, देन वॉइड मेन लिखोगे। वॉइड मेन इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो ये हमारा मेन फंक्शन है। अब जो भी काम करना हम इस मेन फंक्शन के अंदर, ये तो इसका बेसिक सिंटैक्स हुआ कि पहले हेडर फाइल लिखना है, देन वॉइड मेन लिखना है, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब जो भी काम करना है वो हम इसके अंदर करेंगे, जो भी हमें प्रिंट करना है, जो भी फंक्शन बना, कुछ भी काम करना है तो हम इसके अंदर करेंगे। और हाँ, एक इसमें गेट ch आता है। गेट cs लिखना जरूरी है क्योंकि ये हमारा स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। आपकी आउटपुट स्क्रीन को ये होल्ड करता है, ये भी लिखना जरूरी है अपने।
ये तो आपके ज़रूरी चीज़ें हो गई। अभी इतना सिंटैक्स, ये सिंटैक्स आप देख लो, आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हो इतना आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो भी काम करना है वो मेन से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि मेन से ही आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। और हेडर फाइल लिखने हैं क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रीडिफाइन फंक्शन आपके रहते हैं। तो अभी मैं एक छोटा सा प्रोग्राम करूंगी जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपका जो भी वेरिएबल के नाम रखने का सबसे फर्स्ट रूल है, वेरिएबल का जब भी आप नाम रखोगे वो या तो आपका अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट यानी कैपिटल स्मॉल लेटर कुछ भी। वेरिएबल के नाम की स्टार्टिंग जहां से वेरिएबल का नाम लिखना आप शुरू कर रहे हो वो या तो अल्फाबेट हो सकता है या फिर अंडरस्कोर। ये दोनों चीजों से ही आपका वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा। वो किसी नंबर से नहीं स्टार्ट होगा, वो किसी स्पेशल कैरेक्टर से नहीं स्टार्ट होगा। जो भी आपका वेरिएबल है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो रूल नंबर 1, जब भी आप वेरिएबल का नाम रखोगे तो जो आप स्टार्ट करोगे वो किसी अल्फाबेट से करोगे, या आप कैपिटल में करो या स्मॉल में करो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले आपको प्रोग्राम लिख के बताती हूँ, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ एज, जिसमें मैं 10 वैल्यू स्टोर करके रखती हूँ। ये देखो वेरिएबल मेरा इंट, प्रोग्राम लिखने के लिए डेटा टाइप आपको लिखना ही है। डेटा टाइप बताएगा किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है। जब भी हम नंबर वैल्यू को स्टोर करते हैं 10, 20, 30, तो हम हमेशा इंट डेटा टाइप यूज करते हैं। इंट, उसके बाद हमेशा वेरिएबल आएगा, डेटा टाइप वेरिएबल इक्वल टू वैल्यू। ये और डिटेल में आपको देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं कि हेडर फाइल क्यों लिखा जाता है, वेरिएबल डेटा लिखने के लिए क्या क्या लिखते हैं, कैसे फॉर्मेट रहता है, वो सारी चीजें। तो हमेशा जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हो, आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, तो उससे पहले पहले डेटा टाइप आएगा, देन वेरिएबल आएगा, देन इज इक्वल टू वैल्यू, जो भी आपको वैल्यूज में स्टोर करनी है वो। डेटा टाइप वेरिएबल आपका एक कंटेनर जैसा है, एक डिब्बा है, एक बॉक्स है, जिसमें आपने शक्कर, नमक, 10 वैल्यू जो भी है डालनी है आपने भर रखी है। और ये इंट, इंट एक डेटा टाइप होता है जो आपको जो बताएगा कि किस टाइप का डेटा आपके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। देन मैं दूसरा वेरिएबल लेती हूँ। अब मैं दूसरा ले लेती हूँ, कैरेक्टर ले लेती हूँ, कैर अंडरस्कोर ग्रेड ए। कोई एक स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ तो सेमीकोलन आपको लगाना है। सेमीकोलन बताएगा कि यहाँ पे मेरा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। आपको हेडर फाइल लिखनी है, आपको वॉइड मेन लिखना है, उसके अंदर ही आपको अपना प्रोग्राम लिखना है। मेन फंक्शन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, हेडर फाइल आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा ले लिया कैरेक्टर। अभी मुझे क्या है, कोई कैरेक्टर वैल्यू के साथ कहना है। कैरेक्टर क्या होता है, ABCD अल्फाबेट। अगर स्ट्रिंग की बात करोगे तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, जैसे मेरा नाम दिव्या, वो सारा स्ट्रिंग पे आएगा। वो धीरे धीरे आप सीखोगे। अभी आप वेरिएबल किस तरह से हमें बनाने हैं, वेरिएबल किस तरह से बनाने की मेरे कंप्यूटर को समझ में आ जाए, वो चीजें मैं आपको आज बताऊंगी। क्योंकि कंप्यूटर को भी समझ में आना चाहिए कि वो बॉक्स, जैसे आप लेबल लगाते हो अपने बॉक्स पे शक्कर, नमक, वैसे ही आपको इस पे भी वेरिएबल का अच्छे नाम देने होंगे ताकि आपके कंप्यूटर को समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करती हूँ, प्रिंट एफ। हमेशा जो भी आप प्रिंट एफ के अंदर लिखोगे, कितने, मैं 2 प्रिंट एफ लिखती हूँ। जब भी प्रिंट एफ के अंदर हमेशा आप वेरिएबल डालोगे, वेरिएबल डालोगे, वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी। ये मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था। आप सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल इक्वल्स टू उसमें वैल्यू डालोगे। कभी भी आप जब प्रिंट करोगे तो वेरिएबल डालोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो मैं इसमें एक वेरिएबल डालती हूँ एज, और दूसरे में डालती हूँ अंडरस्कोर ग्रेड, ठीक है। तो अभी आप सी में काम कर रहे हो, तो सी में क्या होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें डालना पड़ता है। वो क्या बताता है कि वो एक सिग्नल जैसा देता है प्रिंट एफ को। कैसे, अभी देखो, अभी आपको याद रखना पड़ेगा, ये मैंने आपको नहीं बताया था। हाँ, जो आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %d, %f, %c, ऐसे, %d।
परसेंट डी हम किस केस में ऐसे डालते हैं, जिस केस में हमको इंटीजर वैल्यू हम का वेरिएबल हम स्टोर कर रहे होते हैं ना, उस केस में परसेंट। अभी ये क्या है, आपकी इंटीजर है, 10 आपकी इंटीजर है, तो इंटीजर वैल्यू आप एज के अंदर स्टोर कर रहे हो, तो ये परसेंटेज एक क्या था, सिग्नल जैसा देता है प्रिंट एफ को कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। मतलब ये प्रिंट एफ को, मतलब परसेंटेज जैसे प्रिंट एफ को पता चल जाता है कि अभी नंबर दिखाना है, ये दिखाने का काम करता है, ये ना दिखाने का काम करता है। अगर आप परसेंटेज डी लिखते हो तो प्रिंट एफ को ये बताता है कि अभी नंबर दिखाना है, इस टाइप से, मतलब एक सिग्नल जैसा देता है। एज, इसमें मतलब एज वेरिएबल डाल रहे हो, मतलब 10 वैल्यू अपने आप दिखेगी। आप, मैंने क्या बोला था आपको, आप वेरिएबल लिखोगे तो आपको वैल्यू दिखेगी। अब नेक्स्ट क्या है आपका, फ्लोट कैरेक्टर वैल्यू है ना, सबके लिए अलग अलग एक फॉर्मेट स्पेसिफायर सी में है। मैं इसमें लिखूंगी कैरेक्टर है तो %c, ये आप धीरे धीरे सीखोगे। अभी बस मैं जो आज आपका सिखाने का मेरा मोटिव है कि वेरिएबल का प्रॉपर नाम कैसे रखोगे, आप उस पर फोकस करो, और बाकी ये सारी चीजें आप धीरे धीरे कवर करोगे। अभी आपका %d है और %c है। अगर आप वेरिएबल इंटीजर वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो, आप इंटीजर वैल्यू का डेटा डाल रहे हो, इसमें इंटीजर वेरिएबल को डाल रहे हो, तो आप ऑलवेज %d डालोगे। परसेंटेज डी से प्रिंटएफ को पता चलेगा कि नंबर प्रिंट करना है, एक सिग्नल जैसा मिल जाएगा प्रिंटएफ को। अगर आप कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, कैरेक्टर का वेरिएबल आपने डाला है, इसमें वेरिएबल डालोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली दिखेगी। आपका एक कंसेप्ट यही होता है, जब आप प्रिंट करते हो तो आप वेरिएबल डालो और वैल्यू दिखेगी। अभी कभी भी ये प्रिंट स्कीम में आप हमेशा वेरिएबल डालोगे और वैल्यू आपको दिखेगी। जो भी आप बॉक्स डालोगे, बॉक्स के अंदर शक्कर नमक जो भी है वो आपको दिखेगा। मैंने यहाँ पे ग्रेड डाला, अब मुझे पता चला कि वो तो कोई कैरेक्टर वैल्यू है, तो मैंने इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर %c। अगर आप इंटीजर वैल्यू लिख रहे हो तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका %d आएगा, अगर आप कैरेक्टर वैल्यू लिख रहे हो तो %c आएगा। ऐसे ही अगर आप फ्लोट वैल्यू लिख रहे हो तो %f, अगर आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू डाल रहे हो तो %f, बस इतना। तो ये धीरे धीरे प्रोग्राम करते हुए आपको समझ में आएगा। तो इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको लिखना है, ये आपको प्रिंट करना है। अभी गेट ch वो तो लिखना ही लिखना, वो आपका है ही, वो आपका आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। ये अगर आप इसके हर एक वैल्यू इंक्लूड क्यों लिख रहे हैं, ये क्यों लिख रहे हैं, आपको देखना है तो प्रीवियस वीडियो में देखो। इसमें आपको हेडर फाइल लिखना है, मेन फंक्शन लिखना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज लिखने हैं, गेट ch लिखना है। गेट ch आपकी स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। अभी आपको मैंने आपको एक चीज बताया था ना कि आपको, आप जब भी प्रोग्राम रन करोगे तो आप चाहते हो कि आपकी पुराना, जितनी बार रन कर रहे हो आपको पुराना डेटा क्लियर होता जाए, तो एक चीज और लिखनी होती है, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। ये क्या करेगा, इसको हमेशा ये डेटा दिखेंगे ना, आप जब प्रिंट एफ करोगे तो एज दिखेगा, ग्रेड दिखेगा, तो आप इसको कोशिश करो कि जब चीजें प्रिंट हो रही हैं उससे पहले क्लियर स्क्रीन करो, ताकि जो दोबारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो पहले का डेटा रिलीज कर दे, पहले का डेटा मिटा दे। तो अभी आप चाहते हो कि एज आए फिर ग्रेड आए, एज के बाद नेक्स्ट लाइन पे ग्रेड आए, तो आप यहाँ पे /n डालो। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, क्लियर स्क्रीन तो आएगा ही, पुराना डेटा रिलीज करना है, यहाँ पे भी लिखोगे तो गेट ch स्क्रीन को होल्ड करेगा। /n नेक्स्ट लाइन में एज और ग्रेड, अगर आप /n नहीं लिखोगे तो ये नेक्स्ट एज प्रिंट करने के बाद ग्रेड भी इसी लाइन में, जब एज प्रिंट करेगा तो नेक्स्ट वाला नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके मैं पुराने वीडियोस में मैंने आपको बताया है, तो उसको एक बार फिर से देख लेना। मेनली आप हेडर फाइल लिखोगे, मेन फंक्शन लिखोगे और डेटा टाइप लिखोगे, वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू लिखोगे। बाद में आपको अगर पहले स्क्रीन का डेटा नहीं दिखाना है, आप एक बार रन करो, फिर आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम में कुछ चेंजेस करो, फिर रन करो, तो मेरा पुराना डेटा ना दिखे, नया वाला प्रिंट हो गया, नहीं तो पुराना भी दिखेगा आपको, नया भी दिखेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, तो आपको ये डालना है। प्रिंट टैब अगर आप चाहते हो एक में डेटा एज की वैल्यू आए तो ग्रेड की वैल्यू उसके बाजू में ना आके नीचे आए, तो /n हमेशा नेक्स्ट लाइन के लिए यूज करते हैं। गेट ch तो रहता है स्क्रीन होल्ड करने के लिए। अभी हम इसको रन करेंगे, कंपाइल करेंगे, एरर दिखा रहा है, हाँ स्टेटमेंट मिसिंग, तो आपका स्टेटमेंट मिसिंग, कभी भी एक स्टेटमेंट लिखने के बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है, ठीक है।
अभी आपका सक्सेस हुआ। अभी मैं वापस से रन करती हूँ। देखो 10 आ रहा है आपका आउटपुट स्क्रीन में। देखो ये स्क्रीन इतने टाइम के लिए होल्ड होके रह रही है ना, ये इसलिए रह रही है क्योंकि आपने गेस सीएच लिखा है। गेस सीएच स्क्रीन को तब तक होल्ड करके रखता है जब तक फिर आप कोई एंटर मतलब कोई दूसरी की प्रेस नहीं करते। इतने टाइम के लिए ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। अगर आप गेस सीएच नहीं लिखोगे तो आपको आउटपुट इतने टाइम के लिए नहीं रहता है स्क्रीन पे, ये अपना रुका हुआ है। गेस सीएच ही स्क्रीन को आपका होल्ड करके रख रहा है। और ये 10 के बाद देखो ए आया, 10 आया, फिर नेक्स्ट लाइन में ए आया। स्लैशन वही काम करता है। अगर आप यहाँ पे स्लैशन नहीं डालते तो ए भी 10 के बाजू में आ जाता। ठीक है, तो स्लैशन इसलिए हम लोग यूज करते हैं। बाकी क्लियर स्क्रीन का यूज जो है वो अगर क्लियर स्क्रीन नहीं लिखोगे तो ये वाला आपका डेटा है ना, अगर नेक्स्ट आप प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस करोगे तो 10 ए के बाद वो नेक्स्ट वाला प्रिंट होगा। मतलब पुरानी स्क्रीन में कुछ भी क्लियर नहीं होगी। अब मैंने क्लियर स्क्रीन लिखा है तो आप आउटपुट में कुछ भी चेंजेस करोगे तो ये पुराना वाला डेटा आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अभी मैं एंटर कर लेती हूँ। तो इसमें आपको समझ में आया, हैश इंक्लूड stdio.h और कोनियो, ये तो हेडर फाइल है जो आपको लिखनी ही है। फिर मेन फंक्शन है जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, उसको लिखना ही है। फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज है, जो भी चीजें करनी है इसके अंदर ही करनी है। अभी मेरा रूल नंबर 1, फिर मैंने डेटा टाइप लिखा, मैं इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ, इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ तो मैं इंट डेटा टाइप का लिखूंगी। मैं कैरेक्टर वैल्यू ले रही हूँ तो मैं कैर डेटा टाइप लिखूंगी। फिर मैं वेरिएबल लिखूंगी। वेरिएबल मैंने इस तरह से लिखा है, मैंने आपको क्या बोला, रूल नंबर 1, जो भी आपका वेरिएबल स्टार्ट होगा वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो मैंने देखो रूल नंबर 1 फर्स्ट रूल फॉलो किया है। जो भी मेरा वेरिएबल है उसको मैंने अल्फाबेट से स्टार्ट किया है और अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है। तो वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें फर्स्ट रूल यही आएगा, जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे वो या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। अल्फाबेट यानी मैंने तो इसमें स्मॉल लेटर लिखा है, आप कैपिटल लेटर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा और या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। बाद में मैंने क्लियर स्क्रीन मैंने लिख दिया। अभी तो मैंने मेरे को पुराना डेटा, कभी मैं वापस से इसमें कुछ चेंजेस करूं, मैं चाहती हूँ 10 ए ऐसे डेटा ना दिखे तो क्लियर स्क्रीन में हर टाइम डाल सकती हूँ। जब भी मैं प्रिंट का कुछ कमांड डालूं उससे पहले मैं क्लियर स्क्रीन डाल सकती हूँ। देन प्रिंट एफ, इतना सब लिख के डेटा टाइप लिया, वेरिएबल लिया। अब ये सारी चीजें लिख के क्या फायदा जब तक हम उन चीजों को स्क्रीन पे प्रिंट ही ना करेंगे। प्रिंट एफ उसको प्रिंट करने का काम करेगा। परसेंटेज डी आपका, जब भी आप इंटीजर वैल्यू लोगे तो आप परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखोगे। कॉमा, आप हमेशा वेरिएबल डालोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी। जैसे आपने एज लिखा था तो 10 आया था, और आप अंडरस्कोर ग्रेड लिखोगे तो आपका ए आएगा। तो अगर ये आपका कैरेक्टर है तो आप परसेंटेज सी लिखोगे। गेस सी एच ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। देन आप स्लैश एन क्यों लिखे, आपको चाहिए था कि जो भी आपका आउटपुट आए 10 आए, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो ए। यहाँ पे स्लैश एन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नीचे अभी मेरा कोई डेटा नहीं है। तो ये इसके नीचे अगर डेटा होता तो अगली नेक्स्ट लाइन में आपका कर्सर जाता। तो स्लैश एन जो होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए प्रिंट होता है। तो ये तो मेरा रूल नंबर। अभी मैं इसमें फर्स्ट रूल यही है, वेरिएबल का नाम आपका अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट होता है, जो मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। कोई एरर नहीं है, मतलब ये प्रॉपर है। फिर मैं आऊंगी अपने नेक्स्ट रूल की तरह। जो वेरिएबल का नाम होता है ना उसमें अल्फाबेट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं और नंबर हो सकते हैं। नंबर आपके वेरिएबल के नाम में हो सकते हैं, बस स्टार्ट और नंबर से कभी नहीं होगा। वेरिएबल का नाम आपका अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। सेकंड रूल, वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है और नंबर हो सकता है। देन अगर मैं नंबर इसके आगे लिखूंगी, सपोज मैंने 1 लिख दिया तो 1 यहाँ पे डाला है तो यहाँ पे भी मैं 1 ही करूंगी ना, वेरिएबल 1 कर दिया। देखो अगर मैं इसको कंपाइल करूं, मुझे एरर बता रहा है क्योंकि डिक्लेरेशन ही गलत है। क्योंकि वेरिएबल का जो नाम होता है वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो, उसमें नंबर हो सकते हैं। वेरिएबल के नाम में 3 चीजें हो सकती हैं। जो भी वेरिएबल है उसके नाम में 3 चीजें हो सकती हैं। आपका उसके नाम पे अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है एंड नंबर हो सकते हैं। लेकिन स्टार्ट जो पहले रूल को भी आप सेकेंड रूल फॉलो कर रहे हो तो पहले रूल को भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट रूल क्या था, वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये रूल गलत हो रहा है कि वो नंबर से स्टार्ट हो रहा है। सेकेंड रूल, वेरिएबल के नाम में होने चाहिए अल्फाबेट होने चाहिए, अंडरस्कोर होने चाहिए और नंबर होने चाहिए। अल्फाबेट, अंडरस्कोर और नंबर।
तो यहाँ पे वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट होना चाहिए, है, अंडरस्कोर भी है ही, पर नंबर हो तो उसके पीछे हो, बीच में हो, लेकिन स्टार्टिंग कभी ना हो। सपोज मैं यहाँ पे नंबर पीछे लिख कर देती हूँ 1, और मैं यहाँ पे 1 हटा के यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। ओके, अब मैं रन करूंगी तो अब चलेगा। देखो एरर नहीं आ रहा। अब मैं इसको रन कर रही हूँ। स्टेप मुझे नहीं दिखाना है। देखो 10 और ए आया, ठीक है। देखो वेरिएबल का जो नाम होता है, आप जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, उससे आप एक एक स्टेप को डिबग कर सकते हो। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि प्रोग्राम में डिबग कैसा किया जाता है, बट अभी नहीं, अभी स्टार्टिंग के लेवल पे आपको चीजें समझना ज्यादा जरूरी है। तो वो अभी एज 1, तो ये सेकेंड रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आप एज एज लिखोगे तो भी आपका आउटपुट आ रहा है। मतलब वेरिएबल के नाम में आपके अल्फाबेट हो सकते हैं, आपके अंडरस्कोर हो सकते हैं और नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1, अगर वेरिएबल का नाम लिखना है तो क्या क्या रूल होने चाहिए। फर्स्ट रूल ये होता है कि वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए। शुरू जो होगा वेरिएबल का नाम, वो अल्फाबेट और अंडरस्कोर, दो चीजों से शुरू होगा, जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम में आपको प्रूव करके दिखाया। सेकेंड रूल, वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड नंबर हो सकते हैं। आपके नंबर हो सकते हैं तो आप पीछे बीच में नंबर लिख सकते हो, पर स्टार्टिंग कभी नहीं होगी, क्योंकि आपको रूल नंबर 1 भी फॉलो करना है। रूल नंबर 1, वेरिएबल का नाम अल्फाबेट और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। रूल नंबर 2, वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट, अंडरस्कोर एंड नंबर होने चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल है आपका, वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, स्पेशल सिंबल नहीं होने चाहिए। स्पेस नहीं होना चाहिए। और जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, डॉलर, हैश और एड, डॉलर, हैश और अंडरस्कोर, एट द रेट, डॉलर, हैश, ठीक है। फर्स्ट है स्पेस नहीं होना चाहिए। पहले मैं इसको प्रूव करूंगी, स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा, बी, मैंने वेरिएबल का नाम दिया ए, थोड़ा स्पेस किया, बी, और मैं यहाँ पे भी यही नाम दे देती हूँ वेरिएबल का, ए, थोड़ा स्पेस एंड बी, ठीक है। अब मैं इसको रन कंपाइल करूंगी तो ये एरर दिखाएगा, डिक्लेरेशन गलत है, क्योंकि वेरिएबल के नाम में कभी भी स्पेस नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? स्पेस नहीं हो सकता, ठीक है। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता है। और क्या नहीं हो सकता है? वेरिएबल के नाम में डॉलर नहीं हो सकता, एट द रेट नहीं हो सकता। मैंने डॉलर लिखा वेरिएबल के नाम में, वेरिएबल के नाम के बीच में मैंने डॉलर लिखा, ये मेरा डॉलर है। इस तरह के कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ना, वो नहीं हो सकता। अब मैं इसे कंपाइल करूंगी, एरर दिखा रहा है। ऐसी चीजें हो ही नहीं, इलीगल है ये, ठीक है। और वेरिएबल के नाम में एक तो डॉलर नहीं हो, स्पेस नहीं हो सकता फर्स्ट, दूसरा डॉलर नहीं हो सकता, सेकंड एट द रेट भी नहीं हो सकता। जो इस टाइप के स्पेशल कैरेक्टर होते हैं वो नहीं हो सकते। क्या हो सकते हैं? सिर्फ अंडरस्कोर हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं और नंबर, तीन चीजें होनी चाहिए। पर स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट और अंडरस्कोर से ही होगा, नंबर से नहीं होगा। अगर मैं इसमें एट द रेट करूं और मैं इसको रन करूं, एरर दिखाएगा, क्योंकि ये चीजें हो ही नहीं सकती, इलीगल है, ठीक है। नेक्स्ट, हैशटैग भी ऐड करके देखते हैं।
इलीगल है। तो नेक्स्ट रूल नंबर 3 है कि वेरिएबल के नाम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आएगा। स्पेशल कैरेक्टर जो मैंने आपको 1 बाय 1 दिखाया था, @ डॉलर और ये हैशटैग, ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकते। सिर्फ बीच में होगा तो आपका अंडरस्कोर नंबर और अल्फाबेट ही होगा। जब भी आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो इन चीजों को ध्यान रखो ताकि कंप्यूटर को भी आसानी से समझ में आएगा कि वो क्या है। जैसे आप लेबल लगाते हो शक्कर के डब्बे में तो आपको समझ में आ जाता है ना ये डब्बे में शक्कर है। तो वैसे ही कंप्यूटर को भी वेरिएबल में क्या क्या है वो समझना जरूरी है। तो वेरिएबल का नाम का में कभी भी क्या नहीं हो सकता, अंडरस्कोर नहीं हो सकता, सॉरी, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता है, @ नहीं हो सकता है, हैशटैग नहीं हो सकता। ये रूल नंबर 3 है। नेक्स्ट रूल, अभी कुछ डेटा टाइप है ना, ये सी में कुछ क्या होते हैं ऑलरेडी, वेरिएबल के नाम सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए, क्योंकि सी में कुछ वर्ड पहले से ही प्रोग्रामिंग के लिए रिजर्व होते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, इफ, वाइल, कुछ चीजें प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी रिजर्व रहती हैं। तो अगर आप इसी को वेरिएबल का नाम दे दोगे तो वो आपको एरर दिखाएगा। तो कभी भी ऐसे नाम नहीं देने हैं। जैसे इंट मेरा ऑलरेडी रिजर्व है, कोई डेटा टाइप है, आप उसी को वेरिएबल का नाम दे रहे हो। सपोज यहाँ पे भी मैंने उसको नाम दे दिया इंट, फ्लोट, डबल, या फिर जैसे कि इफ, वाइल, ये सारी चीजें आप इसी को वेरिएबल का नाम दे दे रहे हो तो ये एरर दिखाएगा। कभी भी जो ऑलरेडी डेटा टाइप है, जो प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है, वो आप कभी भी वेरिएबल का नाम नहीं दोगे। अगर आप इसको रन करेंगे तो वो एरर दिखाएगा। ठीक है, तो कभी भी ऐसे वेरिएबल के नाम नहीं देने हैं जो ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व हो। ये हो गया। अभी नेक्स्ट, वेरिएबल के नाम, सपोज मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने चेंज किया, इंट बी, इंट कैपिटल बी, यहाँ पे मैंने ना दिया इसको 20। और अभी आपने वेरिएबल के नाम चेंज किए हैं तो आप जब प्रिंट करते समय वेरिएबल के नाम डालोगे, अगर आपको 10 और 20 दिखाना है तो हमेशा प्रिंट में ये दोनों इंट हैं तो यहाँ पे दोनों में %d आएगा। दोनों वेरिएबल इंटीजर है। इंटीजर के लिए मैंने क्या किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमेशा %d लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्मॉल कैपिटल बी लिखा, मैं चाहती हूँ पहली वैल्यू प्रिंट हो बी की, और मैंने यहाँ पे स्मॉल बी किया। अब मैं इसको रन करूंगी। टेन 20 आया। क्या हुआ, पहले मैंने एक डेटा टाइप लिया, मुझे अभी नंबर के साथ वर्क करना है तो मैंने डेटा टाइप इंट किया, उसका वेरिएबल मैंने बी दे दिया, और उसमें मैंने, क्योंकि मैंने एक रूल तो सही किया है, बी दिया है मतलब मैंने अल्फाबेट ही लिया है, उसमें 10 स्टोर किया है। दूसरा वापस मैंने इंटीजर ले लिया, उसको स्मॉल बी ले लिया तो उसमें 20 स्टोर कर दिया, क्योंकि मैंने वेरिएबल का नाम कोई अल्फाबेट लिखा है, या तो मैं अल्फाबेट रखूँ या अंडरस्कोर रखूँ, बाकी कुछ नहीं रखूँ। नंबर वगैरह आ सकते हैं लेकिन वो बीच में आ सकते हैं, ऐसे स्टार्ट तो हमेशा वेरिएबल या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होगा। अब मैंने क्लियर स्क्रीन किया, देखो आपको 10 20 दिखा, पुराना जो भी आपने डेटा डाला था वो नहीं दिखा आपको, क्योंकि अब पुराना डेटा क्लियर हो गया है। देन जो अभी जितनी बार आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो पुराना भी डेटा है ना, वो नहीं दिखेगा क्योंकि आपने क्लियर स्क्रीन डाला है, इससे पुराना प्रीवियस डेटा हट जाता है, जो अभी का है करंट वही दिखाता है। प्रिंट एफ मैंने %d लिखा क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू को दिखाना चाह रही हूँ तो मैंने %d लिखा। /n लिखा क्योंकि जो अभी नेक्स्ट वाला डेटा नेक्स्ट लाइन पे आया है, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में /n लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके आगे कोई डेटा हमें प्रिंट नहीं करना है। बी लिखा, फर्स्ट 10 डेटा मुझे दिखाना है, कभी भी जब भी हमें डेटा दिखाना है तो हम वेरिएबल डालेंगे और वैल्यू ऑटोमेटिकली आएगी, मैंने बी डाल दिया। सेकंड में मैंने स्मॉल बी किया, ठीक है, क्योंकि मुझे 20 दिखाना है, 20 दिखाना है, तो मेरा आउटपुट 10 और 20 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि सी में वेरिएबल के नाम छोटे कैपिटल लेटर में लिखो या फिर स्मॉल कैपिटल किसी भी चीज में लिखो तो अलग अलग ही माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने
बी लिखा और ये स्मॉल बी में लिखा, अगर सेम माने जाते तो वो एरर दिखा देता क्योंकि रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग है तो वो एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो ये अलग, आप कैपिटल लेटर में अगर एक वेरिएबल का नाम लिख रहे हो, जैसे एज आपने कैपिटल में लिखा, स्मॉल में आपने एज लिख दिया, तो वो दोनों वो अलग अलग ही मानता है, केस सेंसिटिव है, अलग अलग मानेगा, ठीक है। अभी आप इसमें सपोज आप इसको, हाँ, इसका नेक्स्ट रूल है, जो भी वेरिएबल है उसके नाम जो होते हैं मीनिंगफुल होने चाहिए ताकि सामने वाले को समझे। अभी मैंने जैसे ऐसे मीनिंगफुल नहीं लिखा है, मैंने बी लिखा है। बी क्या है? या तो तुम बनाना लिखो, एप्पल लिखो, तो इजीली समझ में आएगा कि एप्पल में 10 स्टोर है और बनाना में 20 स्टोर है। अभी बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी लिखा है, ले तो लेगा, ये ले लेगा कि मतलब क्योंकि हमारा हमने वो नाम जो है वो अल्फाबेट ही यूज किया ना। मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपने अल्फाबेट यूज किया है तो वो आउटपुट आपको दिखा देगा, पर चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। आप शक्कर का बॉक्स लोगे, आप एक दो सेम बॉक्स लोगे तो दोनों में आप एक में नमक शक्कर आप डाल ही सकते हो, प्रॉपर ही है, चला ही जाएगा। बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसमें लेबल वगैरह कुछ नहीं लगाओगे तो आपको नहीं समझ में, आपको खोल के देखना पड़ेगा। तो हमेशा जो वेरिएबल का नाम होता है उसको मीनिंगफुल लिखो। यहाँ पे आप बी फॉर बनाना, ए फॉर एप्पल, जो भी उसका डेटा हो प्रॉपर लिखो, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, ओके। तो आपका फर्स्ट रूल क्या था? जो भी वेरिएबल का नाम है वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। आप स्टार्टिंग हमेशा वेरिएबल की नाम की अल्फाबेट से करोगे या फिर अंडरस्कोर से करोगे। जो सेकंड रूल था वो क्या था? वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट अंडरस्कोर नंबर यही होने चाहिए, बाकी कोई दूसरे वर्ड नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए, डॉलर, हैशटैग, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो नहीं होने चाहिए। स्पेस नहीं होना चाहिए, एट द रेट नहीं होना चाहिए। ये आपका थर्ड रूल था। फोर्थ रूल था कि वेरिएबल के नाम में जो सी के ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है वो नहीं होने चाहिए। जैसे इंट ऑलरेडी रिजर्व है, इंट आप वेरिएबल लिख रहे हो तो वो नहीं हो सकता क्योंकि जो ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है वो एरर दिखाएगा। रूल नंबर 4, वेरिएबल के नाम चाहे तुम स्मॉल में लिखो, कैपिटल ए जी लिखा आपने, स्मॉल ए जी लिखा, वो दोनों अलग अलग माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार लिखा है तो कंप्यूटर एरर दिए कि ऑलरेडी ये नाम वेरिएबल का नाम यूज हुआ है, ऐसा एरर नहीं देगा क्योंकि वो अलग अलग ही माने जाते हैं। अगर आप स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल में लिखो तो चलेगा। बट और नेक्स्ट रूल ये है कि जो भी वेरिएबल का नाम है वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि आपके कंप्यूटर को आसानी से समझ में आए कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर है। अगर आप प्रॉपर नाम दे दोगे उसको, एप्पल बनाना ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एप्पल स्टोर है, इसमें बनाना, आप बी बी ऐसे दोगे तो हमें नहीं पता चल रहा है इसमें क्या स्टोर। तो वेरिएबल का नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यही था वेरिएबल का नेमिंग। सो होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। देख रहे हैं आप? देखो, अगर मैं वेरिएबल का सेम नाम दे रही हूँ ना, बी बी, एक वेरिएबल का एक से ज्यादा बार नाम नहीं लिखा जाएगा। अगर आप वेरिएबल का नाम बी, वापस से वेरिएबल का नाम बी दे रहे हैं तो वो एरर दिखा रहा है क्योंकि आप दो बार सेम वेरिएबल नाम दे रहे हो, तभी वो एरर दिखाएगा। कभी भी वेरिएबल का, एक वेरिएबल का नाम दोबारा आप नहीं डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आप स्मॉल बी लिख रहे हो तो वो अलग अलग मान ले रहा है, इसलिए वो ले रहा है। समझ गए आप? तो आपको क्या लिखना है, जब भी वेरिएबल का आप नाम लिखोगे तो आपको रूल याद करने हैं। फर्स्ट रूल, वेरिएबल का नाम आपका अल्फाबेट या अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए। रूल नंबर 3, सेकंड, वेरिएबल के नाम में अल्फाबेट होने चाहिए, नंबर होना चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए। नंबर हो सकता है बट स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्ट तो हमेशा अल्फाबेट और अंडरस्कोर से होना चाहिए, नंबर आगे पीछे बीच में आ सकता है। ये चीजें आ सकती है वेरिएबल के नाम में। क्या नहीं आना चाहिए, क्या नहीं आता है? वेरिएबल के नाम में आपका स्पेस नहीं आएगा, ए बी के बीच में स्पेस नहीं आएगा, आपका डॉलर नहीं आएगा, आपका हैशटैग नहीं आएगा, आपका अंडरस्कोर एट द रेट नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होंगे और स्पेस यूज नहीं होगा।
ठीक है। वेरिएबल के नाम में और क्या यूज नहीं होगा, वेरिएबल के नाम में जो सी के ऑलरेडी रिजर्व वर्ड, जैसे डेटा टाइप, मैंने इंट इंट करके डेटा टाइप लिखा था, वो नहीं यूज होगा। जो वैसे वेरिएबल नहीं बनेंगे जो ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग में रिजर्व रहते हैं, इंट हो गया, फ्लोट हो गया, ये सबको आप वेरिएबल के रूप में यूज नहीं कर सकते। वेरिएबल के नाम अगर आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, स्मॉल लेटर में लिखोगे, तो वो अलग अलग मान लेंगे, तो वो आपका काम चल जाएगा। रूल नंबर 5 क्या था, वेरिएबल का जो नाम होना चाहिए वो मीनिंगफुल होना चाहिए। वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि इसमें क्या डेटा स्टोर है, जैसे स्टूडेंट एज, प्रोडक्ट प्राइस, इस टाइप के। आपको जब भी आप वेरिएबल के नाम रखोगे तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से रखना। जैसे आपको स्टूडेंट की एज डालनी है तो आप स्टूडेंट एज डाल दो, जैसे आपके किसी प्रोडक्ट का प्राइस डालना है तो प्रोडक्ट प्राइस डाल दो। ऐसे नहीं कि A B C ऐसा कुछ भी डाल दो, वो ले लेगा बट वो कोई प्रॉपर नहीं होगा। वेरिएबल का नाम प्रॉपर रखना है आपने। रूल नंबर 6 क्या है, जो भी वेरिएबल का नाम, सेम वेरिएबल आप दोबारा, अगर आप एक वेरिएबल लिख रहे हो तो उसे दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। हो सके तो अगर आपको उसी टाइप का लिखना है तो आप उसको स्मॉल लेटर कर दो, ठीक है। तो ये तो इसके रूल हैं। होप कि आपको समझ में आ गया होगी कि वेरिएबल का नाम आपको कैसे रखना। आज की वीडियो में मेरा सिखाने का इंटेंशन ही ये था कि आप किसी भी वेरिएबल का प्रॉपर नाम रखो। वेरिएबल का नाम आप ऐसा रखो कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि इसमें क्या डेटा स्टोर है। अगर आपको एज लिखना है तो स्टूडेंट एज लिखो। वेरिएबल का नाम सी के रिजर्व वर्ड नहीं होने चाहिए। वेरिएबल के नाम कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। स्पेस नहीं होना चाहिए दो वेरिएबल के बीच में। एट द रेट और अल्फाबेट से ही शुरू करना है। दूसरा, एट द रेट, अल्फाबेट, नंबर, ये तीनों ही चीजें वेरिएबल के नाम में हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें वेरिएबल का नाम कैसे रखना है वो मैंने आपको। सो गाइस, आज हमने सीखा कि वेरिएबल का नाम कैसे रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए